एक महिला अपनी बेटी के साथ केदारनाथ जाती है। वहीं एक 9 साल का बच्चा उसका साड़ी का पल्लू पकड़ता है और कहता है कि मेरी ज्योति, तुम कहाँ थी? तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आई? वो कहती है कि आप कौन हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं विनय हूँ। इस बात को सुनकर जो ज्योति है वो हैरान हो जाती है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है और जो लड़का बैठा है उसकी उम्र महज 9 साल है। आखिर वो उसका पति कैसे हो सकता है? आइए जानते हैं सच्ची कहानी को। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो हैदराबाद से है। यहाँ एक बहुत प्यारा सा परिवार है। परिवार में बुजुर्ग दंपत्ति हैं, यानी कि माँ बाप हैं और उनके बेटे बहू हैं। बेटे का नाम विनय है और बहू का नाम ज्योति है। उनकी एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम संध्या है। बहुत खुशी से वो परिवार रह रहा है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट ये लोग अपने बुज़ुर्ग माता पिता की करते हैं। अब गर्मियों का समय आता है और गर्मियों में ये लोग प्लान बनाते हैं बाहर घूमने का। अब ये जो लड़का विनय है वो कहता है कि अब की बार दुबई चलते हैं, दुबई देख कर आते हैं कैसा है। लेकिन तभी इसकी माँ आती है। माँ कहती है कि बेटा, मुझे केदारनाथ जाना है। पता नहीं जीवन में आगे वक्त मिले या ना मिले, अब की बार हम मुझे और तेरे बाबा को केदारनाथ घुमा ला। ये कहता है कि ठीक है माँ बाबू जी, आपके लिए तो चाहे जान देनी पड़ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से बात करता है और उसी समय ये केदारनाथ के लिए टिकट बुक करते हैं और ये अब घर से निकल पड़ते हैं, क्योंकि थोड़ी दूर जाकर रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन से ये लोग केदारनाथ पहुँचते हैं। वहाँ से कोई व्हीकल लेते हैं और अब चढ़ना आरंभ कर देते हैं। ये लोग चढ़ने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा पेन इसकी माँ के घुटनों में होता है, लेकिन ये फिर भी अपनी माँ को बहुत अच्छे से ऊपर लेकर जाता है। अब ये लोग ऊपर चढ़ाई कर लेते हैं और चढ़ाई करने के बाद बड़े ही प्यार से भगवान जी के दर्शन पाते हैं, भगवान भोलेनाथ जी के। और दर्शन करने के बाद अब ये वापस लौट रहे थे तो ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना आराम किया जाए। वहाँ पर एक बहुत ही ऊंची सी सतह पर एक धर्मशाला बनी हुई थी, जहाँ पर लोग रहा करते थे और आराम किया करते थे, रुका करते थे। अब ये अपने पूरे परिवार को विनय जो है वो वहीं पर ठहराता है। वहाँ ठहराने के बाद अब जो इसकी माँ की दवाइयाँ थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो विनय कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ, माँ की दवाइयाँ ले आता हूँ, तुम आराम करो। अब विनय अपने माँ के घुटनों की दवाइयाँ लेने चला जाता है। ये पूरा परिवार उस धर्मशाला में ठहरा हुआ था। इनकी छोटी सी बेटी जब बहुत छोटी थी, इसके माँ और बाबा और इसकी पत्नी। अब ये चला जाता है। जाकर ये स्टोर से दवाइयाँ ले ही रहा था, तभी इतनी ज़ोर की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। इधर इसकी पत्नी ज्योति के कानों में पड़ती है। और जब ये यहाँ से निकल रहा था तो ज्योति से कह रहा था कि ज्योति, पता नहीं मेरा मन घबरा रहा है, मुझे अजीब सा डर लग रहा है। ज्योति कह रही थी कि मुझे भी लग रहा है, लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि हम लोग ऊपर चढ़े हैं और अब उतर रहे हैं, हम थक गए हों, आराम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। दोनों इस तरीके से बातें करते हैं और उसके बाद वो वहाँ चला जाता है। वो सास ससुर के पास चली जाती है और जब ज़ोर की आवाज़ आती है, क्योंकि धीमी धीमी बारिश हो रही थी, और अब जब ज़ोर से आवाज़ आती है तो वो विंडो में से देखने लगती है। तो वो देखती है कि पानी का बहुत बड़ा सैलाब जा रहा है। वो लोग वहाँ पर जिस उस धर्मशाला में ठहरे हुए थे वो लोग तो बच जाते हैं, लेकिन उस पानी के सैलाब में, पत्थरों के सैलाब में, वो जो व्यक्ति है विनय, ज्योति का पति, उस बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा इस दुनिया से चला जाता है। यानी कि वो उस गंगा जल में बह जाता है। जब वो बह जाता है तो वहाँ पर अब ये जो त्रासदी हुई थी केदारनाथ की, आप सभी को पता होगा। अब जब ये हुई थी तो यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुँचती है, इधर आर्मी के जवान आते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, बहुत लोग गायब हो जाते हैं। उन्हीं गायब की लिस्ट में ये व्यक्ति होता है जिसका नाम विनय होता है। विनय को कह दिया जाता है कि भाई वो मर चुका है, वो मृत घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद ज्योति कहती है कि जब तक मेरे पति नहीं मिलेंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन सेना के जवान उसे समझाते हैं कि बहन, अगर मिलेंगे भी तो हम पहुंचवा देंगे। लेकिन आज तक भी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। अब उसके बाद वो आ जाती है। आने के बाद वो बार बार भोलेनाथ को याद किया करती और कहा करती कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे पति मुझसे बिछड़ गए। दिन रात याद किया करती। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उनका वो इकलौता बेटा था। अब यहाँ सिर्फ बेटी रह जाती है, पोती यानी कि संध्या, जो बहुत छोटी थी अभी।
अब यहाँ जो ये पत्नी है ज्योति, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाती है, अपनी सास, अपने ससुर, सबकी सेवा करती है और अपनी बेटी को पढ़ाती है। बेटी पढ़ाई कंप्लीट करती है और करीबन 10 साल बाद, यानी कि 2013 में ये हुआ था और 2023 में अब ये जाने लगती है अपने स्कूल की तरफ से। एक कैंप जा रहा था जो केदारनाथ जा रहा था। जैसे ही केदारनाथ का नाम दोबारा से उसके कानों में पड़ता है तो ज्योति सहर उठती है। ज्योति कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तेरे पापा भी वहीं मुझसे बिछड़े हैं और तू मेरे जीवन की इकलौती पूंजी है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। लेकिन ज्योति रोने लगती है, गुस्सा होती है और कहती है कि माँ, हर बार ऐसे ना थोड़ा होता है, मेरे दोस्त जा रहे हैं, मेरा भी मन है। तो माँ कह देती है कि ठीक है, मैं जाऊंगी तेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तब तुम्हें मैं जाने दे सकती हूँ। वो कह देती है ठीक है, मेरे दोस्तों को जाने दो, आप और मैं अलग से चलेंगे। लड़की की जिद थी और वो भी खुश हो जाती है। अब ये लोग चलने लगते हैं, घर से वैसे ही निकलते हैं। जैसे जैसे केदारनाथ के नज़दीक पहुंचते हैं तो जो ये महिला है ज्योति, इसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और इसे अपने पति विनय की और भी ज़्यादा याद सताने लगती। अब जैसे जैसे ये केदारनाथ की चढ़ाई करते हैं तो जो ये महिला है उसे तो बार बार अपने पति की याद आती है। बेटी अपनी मस्ती में खुश है। ये लोग केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद जब ये वापस आ रहे थे, जिस जगह पर इसका पति खोया था उसी जगह पर एक लड़का 9 साल का बैठा हुआ था और वो इसके साइड से जब ज्योति निकलती है तो ये ज्योति को पकड़ लेता है। कहता है कि ज्योति, बड़े दिनों में आई हो, कब से मैं तुम्हें याद कर रहा था, मैं कब से तुम्हारी राह तक रहा था, यहाँ पर कितना समय हो गया मुझे। ज्योति उस जगह को देखकर वैसे ही सिहर उठी थी। वो सोचती है कि ये कौन है। वो कहता है, तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं विनय हूँ, मैं यहाँ 9 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहता है क्यों नहीं हो सकता, पहले ये बता माँ बाबूजी कैसे हैं, माँ के घुटनों का दर्द कैसा है और पड़ोस में कोई परेशान तो नहीं करता। वो कहती है कि अगर तुम विनय हो तो बताओ हमारा घर किस डिज़ाइन का बना हुआ है। वो बताता है उत्तर दक्षिण में हमारा वॉशरूम है, पश्चिम में किचन है। इस तरीके से पूरे नक्शे को बता देता है। नीचे 3 कमरे हैं, एक कमरा माँ बाबूजी का है, एक मेरा तुम्हारा है, एक हमारी बेटी का है और एक हॉल है। जब कोई गेस्ट आ जाता है तो हम लोग हॉल में एडजस्ट करते हैं। इस तरीके से वो सारी चीज़ें बताता है। और तो और घर पर ग्रीन कलर की मैट लगी हुई है, यहाँ पर बागबानी की हुई है, यहाँ पर कुछ पौधे लगे हुए हैं, उन पौधों के नाम तक बताता है जो उस वक्त लगे हुए थे। वो सारी चीज़ें जब बताता है तो जो ये महिला है ये रोने लगती है। ये कहती है कि क्या सच में ही तुम वापस आ गए। तो वो कहता है कि हाँ। वो कहती है कि अपने मम्मी पापा को बुलाओ। वो कहता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरी माँ जो कि जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई, मेरे पापा थे जो भी कुछ समय पहले चले गए और मैं यहीं पर रहता हूँ। मैंने उन लोगों को भी बता दिया था, वो लोग भी कहते हैं कि भोले बाबा ने तुम्हें हमारे पास भेजा है। ये यहाँ पर ये सारी चीज़ सुनने के बाद इसे पूरा विश्वास हो जाता है और तभी संध्या आ जाती है। अब संध्या से कहता है कि बेटी तू तो बहुत बड़ी हो गई, ठीक है ना, तू बड़ा लाड़ दुलार एक 9 साल का बच्चा एक 18-19 साल की लड़की पर इतना प्यार करता है। वो बहुत खुश होकर उसे देखता है। यहाँ जो ये ज्योति है इसे पूरा विश्वास हो जाता है और अब ये उसे अपने साथ लाने का फैसला करती है। अपने साथ लाकर हैदराबाद में आज भी ये लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। ये थी कहानी एक परिवार की। आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। और हाँ, ये बात भी कहना चाहूँगी, पुनर्जन्म वाकई में होता है। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो हम लोग कहाँ से आते। बाकी आपको जो सही लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके दिल को जिस हद तक ये कहानी छुई है उस हद तक आप कमेंट लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, अपने परिवार के साथ सही वक्त, अच्छा वक्त बिताएं। कभी भी हमेशा बेहतर की तलाश ज़्यादा ना करें कि कभी आपका जो अब का है वही सबसे बेहतर है वो खो जाए। प्यार से रहें, उम्मीदों से रहें। तब तक जय हिंद, जय भारत।